नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आखिर इस देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब को हो क्या गया है? आखिर राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन करने वाले जगदीप धनखड़ साहब को हो क्या गया है? कभी वो मोदी के खिलाफ खुलकर बगावत कर देते हैं, कभी वो मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आते हैं किसानों के मसले पर लेकर, तो कभी-कभी वो राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन करते-करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में इतने खो जाते हैं कि उन्हें इस बात का भान ही नहीं रहता कि वह उपराष्ट्रपति जैसे देश के दूसरे सबसे बड़े सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। और अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने अपने भाषण में महिला पत्रकारों को संबोधित करते हुए अपने भाषण में कुछ ऐसा कह दिया है जिससे ये सवाल खड़ा हो गया है कि जगदीप धनखड़ साहब प्रायश्चित कर रहे हैं या वो ये ठान कर बैठ चुके हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी से बगावत कर लेंगे। जगदीप धनखड़ के बयान से अब साफ-साफ ये नजर आ रहा है कि उनको 2027 में कुछ भी मिलने की उम्मीद खत्म होती जा रही है। तो क्या अब उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, उन्हें भाजपा के खिलाफ बगावत करनी ही है? या फिर वो अपने बयानों के जरिए अब प्रायश्चित करना चाहते हैं राज्यसभा की कार्रवाई को लेकर उन पर जो आरोप लगे हैं, राज्यसभा की कार्रवाई को लेकर विपक्षी दल जो उन पर भेदभाव करने के आरोप लगाता है, राज्यसभा की कार्रवाई के संचालन को लेकर जो विपक्षी दल उन पर लोकतंत्र को, लोकतांत्रिक परंपराओं को, संसदीय परंपराओं को कलंकित करने का आरोप लगाता है। क्या उसका प्रायश्चित करने जा रहे हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब? आखिर ये मसला क्या है और क्यों ये सारी बातें निकलकर सामने आ रही है? ये दरअसल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के एक बयान से, एक भाषण से निकलकर सामने आ रहा है। मैं आपको उनके भाषण का एक अंश पढ़कर सुनाता हूं, तब आपको एहसास हो जाएगा कि आखिर जगदीप धनखड़ साहब क्या कह रहे हैं। क्यों वो भाजपा की पूरी विरासत पर सवाल उठा रहे हैं? क्यों वो नरेंद्र मोदी की पार्टी की विरासत पर सवाल उठा रहे हैं? या फिर वो दूसरे पक्ष को संदेश देना चाहते हैं कि मैं बदल चुका हूं, 27 के लिए विचार विमर्श कर लेना मेरे नाम पे। ये फैसला आप करेंगे। हम आपके सामने तमाम तथ्यों को रखने जा रहे हैं दोस्तों। शुरुआत करते हैं जगदीप धनखड़ के भाषण के उस अंश से। जगदीप धनखड़ ने महिला पत्रकारों को संबोधित करते हुए जो कहा, मैं उनके भाषण का वो अंश सुना रहा हूं और आपको ये बता दूं कि ये उपराष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से आधिकारिक रूप से उनके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया गया है। अब क्या कह रहे हैं वो? संसदीय बहसों की स्थिति पर विचार व्यक्त करते हुए धनखड़ ने कहा, क्या आपने पिछले 10, 20, 30 वर्षों में किसी महान बहस को देखा है? क्या संसद के पटल पर कोई बड़ी उपलब्धि देखी है? हम गलत कारणों से समाचार में हैं, दबाव आपके वर्ग से आना चाहिए। यानी वो आगे कह रहे हैं कि मीडिया की तरफ से दबाव आना चाहिए, जवाबदेही मीडिया द्वारा लागू की जानी चाहिए, जो लोगों तक पहुंचने का एकमात्र माध्यम है। मीडिया जनता के साथ एक रिश्ता बना सकता है और जनप्रतिनिधियों पर दबाव पैदा कर सकता है। मीडिया की भूमिका की बात तो मैं बाद में करूंगा, उसको लेकर भी कई सारी बातें हैं, लेकिन यहां पर उनके बयान पर गौर कीजिए। क्या आपने पिछले 10, 20, 30 वर्षों में किसी महान बहस को देखा है संसद के अंदर, सदन के अंदर? इस बयान के क्या मायने निकल रहे हैं दोस्तों? इस बयान का क्या मतलब निकल रहा है दोस्तों? और जगदीप धनखड़ राज्यसभा के सभापति, देश के उपराष्ट्रपति, वो जगदीप धनखड़ साहब ये बयान दे रहे हैं जिन्होंने राज्यसभा की कार्रवाई के संचालन में निचले स्तर तक जाकर तमाम रिकॉर्डों को तोड़ दिया है। पहली बात, विपक्ष के सांसद, विपक्ष के नेता, यहां तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता है, वो भी जब बोलने के लिए खड़े होते हैं तो शायद ही 2 मिनट वो बिना किसी व्यवधान के बोल पाते हैं। विपक्ष, सत्ता पक्ष के सांसदों की तरफ से व्यवधान बाद में आता है, जगदीप धनखड़ की तरफ से व्यवधान सबसे पहले आता है। बल्कि अब तो मजाक में भी लोग कहने लग गए हैं कि अगर राज्यसभा के कार्यकाल का, जगदीप धनखड़ के कार्यकाल का पूरा रिकॉर्ड उठाकर देख लिया जाए तो प्रधानमंत्री मोदी को छोड़कर और सदन के नेता जेपी नड्डा को छोड़कर सबसे ज्यादा टाइम तक सदन में बोलने का रिकॉर्ड किसी का होगा तो वो जगदीप धनखड़ का होगा। मजाक में विपक्षी सांसद ही नहीं,
सत्ता पक्ष के सांसद भी दबी जुबान से ये कहते हैं। हर भाषण के बीच में टोका टोकी करना, हर भाषण के बीच में बोलना, विपक्षी सांसदों को बोलने नहीं देना और प्रधानमंत्री की तारीफ करने का जो काम सत्ता पक्ष सांसदों और मंत्रियों को करना चाहिए, वो काम भी कई बार जगदीप धनखड़ साहब करते हुए नजर आते हैं। और वो बोल रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि क्या पिछले 10, 20, 30 वर्षों में आपने सदन में कोई महान बहस देखी है? कितनी अजीब बात है। आप अपने ही कार्यकाल को ढंग से चला नहीं पा रहे हैं, आप 30 वर्षों की बात कर रहे हैं। 30 वर्ष यानी 1994 के बाद। और कैसे वो सवाल उठा रहे हैं आप ये देखिए। 1994 में देश में सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी। पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। विपक्ष के नेता लालकृष्ण आडवाणी थे। इसके बाद 96 में अगर 13 दिन की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के कार्यकाल को छोड़ दिया जाए, जब वो बहुमत साबित नहीं कर पाए थे और बहुमत साबित करने से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो 98 तक अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता थे। तो जब आप 30 साल की बात कर रहे हैं, तो क्या आप भाजपा के दो संस्थापक बड़े नेताओं पर, जिन्होंने भाजपा की नींव और भाजपा की बुनियाद डालने का काम किया, लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिभा पर सवाल उठा रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि 30 साल में कुछ हुआ ही नहीं? क्या आप 1996 में जो 13 दिन की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की बनी थी, आखिरी दिन इस्तीफा देने से पहले जो उन्होंने ऐतिहासिक भाषण दिया था, जिसको भाजपा ही ऐतिहासिक भाषण कहती है, क्या आप उसको भी इग्नोर कर रहे हो? आप मानते ही नहीं कि कुछ हुआ है? 1998 ये तो विपक्ष की बात है। इसके अलावा अगर मैं आऊं, 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, यूपीए की सरकार थी। दोनों सदनों में विपक्षी नेताओं की कमान भाजपा के कई दिग्गज नेताओं ने, मैं दोहराता हूं आपके नाम, लालकृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह समेत तमाम नेता अलग अलग सदनों में विपक्ष की कमान संभालते हुए नजर आए। आप क्या कहना चाहते हैं कि भाजपा के इन दिग्गज नेताओं ने विपक्षी नेताओं की भूमिका सही से नहीं निभाई थी? चलिए, मनमोहन सिंह की सरकार के कामकाज से आपको इतराज हो सकता है, हालांकि आप भी किसी जमाने में मनमोहन सिंह की कांग्रेस में ही थे, सोनिया गांधी की कांग्रेस में ही थे, लेकिन आप यह कहना चाहते हैं कि न सरकार ने अच्छा काम किया, न विपक्ष ने अच्छा काम किया, दोनों को आप इक्वल कर रहे हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के कार्यकाल के जो 6 वर्ष है, 1998 से 2004, क्या उसमें भी कोई कामकाज नहीं हुआ? क्या उसमें भी सदन में कोई बहस नहीं हुई? और इससे भी बड़ी बात है कि 2014 से 2024 10 वर्षों के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी यानी भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी, उनकी वो नरेंद्र मोदी जिनकी आप खुलकर तारीफ किया करते हैं, सदन के अंदर सदन के बाहर, समझ नहीं आता कि आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं, कि आप भाजपा के एक नेता बने बैठे हैं या केंद्र के मंत्री हैं, कि खुलकर आप तारीफ करते हैं, खुलकर आप विपक्षी नेता की आलोचना करते हैं और ऐसा लगता है कि आप सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों तरफ एक राजनीतिक पार्टी बन चुके हैं। आप उनके कार्यकाल पर भी सवाल उठा रहे हैं। आपके अपने कार्यकाल पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन आपने पूरे 30 साल को लपेट दिया कि 30 साल में सदन में कोई अच्छा काम नहीं हुआ। अब मैं आपको बताता हूं कि जगदीप धनखड़ साहब इन वर्षों के दौरान कहां-कहां थे। मैं 94 नहीं बल्कि 1977 से शुरुआत करना चाहूंगा। इसमें कई सारी जानकारी आप भी ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ी दिलचस्प जानकारी है, सुनिएगा जरूर। 1977 में जगदीप धनखड़ जनता पार्टी में थे। 1980 में वो चौधरी चरण सिंह के लोक दल में आ गए। उसके बाद जमाना जब विश्वनाथ प्रताप सिंह का आया, वीपी सिंह का आया, तो 1988 में वो जनता दल के नेता हो गए। 1990 में यानी जनता दल से जब अलग हुए चंद्रशेखर समाजवादी जनता पार्टी के नाम से, तो 1990 में वो चंद्रशेखर साहब की समाजवादी जनता पार्टी में शामिल हो गए। 1991 में कांग्रेस में शामिल हो गए। मैं कह रहा था कि कांग्रेस में भी वो रहे हुए हैं। 1999 में वो एनसीपी में शामिल हो गए और इन तमाम राजनीतिक दलों से घूमते घूमते, तमाम राजनीतिक विचारधाराओं के दलों का सफर करते करते 2003 में आखिरकार वो भाजपा में शामिल हो गए। और कहा जाता है ना, हाथी के पांव में सबका पांव। तो जब भाजपा में शामिल हो गए, एनडीए में शामिल हो गए, तो मान लीजिए कि शिवसेना हो, असम गण परिषद हो, जनता दल यूनाइटेड हो, अकाली दल हो, वो इन सब के हो गए। 7 राजनीतिक दलों का सफर करने वाले व्यक्ति
30 साल के भारत के संसदीय लोकतंत्र और संसदीय गौरव पर सवाल उठा रहे हैं, भाजपा की विरासत पर सवाल उठा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह जैसे नेताओं पर सवाल उठा रहे हैं, बल्कि नरेंद्र मोदी तक पर सवाल उठा रहे हैं। और इसलिए ये सवाल तो मन में आता है दोस्तों कि क्या जगदीप धनखड़ प्रायश्चित करना चाहते हैं या मोदी के खिलाफ बगावत करना चाहते हैं। वो कभी बगावत करते नजर आते हैं, कभी प्रायश्चित करते नजर आते हैं, कभी अंतरात्मा में झांकते नजर आते हैं, कभी मोदी सरकार को ये बताते नजर आते हैं कि मैं देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठा हूं। कभी मोदी सरकार को धमकाते नजर आते हैं कि किसानों की बात क्यों नहीं सुन रहे हो, किसानों से बात क्यों नहीं कर रहे हो। विश्व गुरु को धमकाते हुए नजर आते हैं कि आप दुनिया भर में जाके शांति का संदेश देते हो, बात करने का संदेश देते हो, अपने ही देश में किसानों से बात नहीं करते हो। तो वही जगदीप धनखड़ फिर मोदी की तारीफ में इस हद तक आगे बढ़ जाते हैं कि समझ नहीं आता कि वो संवैधानिक पद पर बैठे हैं या कौन से पद पर बैठे हैं। इसीलिए ये सवाल मैं आप पर छोड़ रहा हूं कि आप सोचिए कि वो प्रायश्चित कर रहे हैं, वो प्रायश्चित करना चाहते हैं या मोदी के खिलाफ बगावत करना चाहते हैं। और इस सवाल का जवाब तलाशने से पहले याद रखिएगा दोस्तों, 2024 समाप्ति की तरफ है, 2025 की शुरुआत हो जाएगी अगले कुछ दिनों में, और 2027 में देश के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों का चुनाव होना है। हालांकि 2027 में जगदीप धनखड़ 75 वर्ष की उम्र की सीमा पार कर जाएंगे, यानी 75 वर्ष की कैटेगरी को पार कर जाएंगे। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात होती है, बड़ी अजीब बात होती है, सुनकर बुरा भी लगेगा, खास तौर से इस विचारधारा के से जुड़े नेताओं को बुरा भी लगेगा। समाजवादी विचारधारा की एक खासियत होती है, यह समाजवादी विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी में आए नेताओं की एक खासियत होती है कि उन्होंने हमेशा भाजपा के लिए गड्ढे खोदे हैं। और यहां भी ये बात कही जाती है कि अगर जगदीप धनखड़ को 2027 में कुछ भी मिलने की संभावना दिखाई नहीं देगी तो वो भाजपा के लिए, नरेंद्र मोदी वाली भाजपा के लिए, अमित शाह की भाजपा के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन सकते हैं। तो क्या इसकी शुरुआत जगदीप धनखड़ ने कर दी है? क्या जगदीप धनखड़ 2 कदम आगे बढ़कर फिर 2 कदम पीछे हटकर भाजपा को संदेश देना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे लिए सब कुछ करना चाहता हूं, संसदीय परंपराओं, संसदीय नियमों, लोकतांत्रिक परंपराओं, लोकतांत्रिक नियमों को भी ताक पर रखने को तैयार हूं, दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठने के बावजूद सदन के अंदर और सदन के बाहर विपक्षी नेता की खुलकर आलोचना करने को तैयार हूं, प्रधानमंत्री की खुलकर तारीफ करने को तैयार हूं। लेकिन 2027 का ध्यान रखना। और फिर अगले ही पल वो एक ट्रेलर दिखाते हुए नजर आते हैं कि देख लो, अगर 2027 में कुछ दोगे नहीं तो मैं अभी से शुरू कर दूंगा, परेशानी का सबब बन जाऊंगा, परेशान कर दूंगा, तुम्हारे खिलाफ बगावत कर दूंगा, यानी मोदी के खिलाफ बगावत कर दूंगा, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बगावत कर दूंगा, मोदी और अमित शाह की जोड़ी के खिलाफ बगावत कर दूंगा। ये तमाम बातें जगदीप धनखड़ कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब फैसला आप ही कीजिए। चेतावनी भी दे रहे हैं और मीठी थपकी भी दे रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि जब वो महिला पत्रकारों के साथ बात कर रहे थे तो उनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया था उस पर भी वो कुछ बोलते हुए नजर आए। अब उनका भी कोट में बताता हूं कि क्या बोला उन्होंने। देखिए, जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्षी सांसदों की तरफ से जो अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया था उसे कई तर्कों के आधार पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने खारिज कर दिया था। उपराष्ट्रपति आज पहली बार उस पर बोलते हुए नजर आए और उन्होंने क्या कहा, सब्जी काटने वाले चाकू से बाईपास सर्जरी कभी नहीं करे। मेरे खिलाफ लाया गया नोटिस तो सब्जी काटने वाला चाकू भी नहीं था, उसमें तो जंग लगा हुआ था। आगे वो क्या कह रहे हैं, देश विरोधी ताकतों द्वारा संवैधानिक संस्थानों को ईंट दर ईंट कमजोर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। और एक बार फिर से मैं बता दूं, मैं बार बार इस चीज को कहता हूं कि संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का प्रयास। अगर राज्यसभा के सभापति के खिलाफ विपक्षी दलों के अंदर यह भावना बैठ जाती है कि वो पक्षपात कर रहे हैं, विपक्ष के साथ भेदभाव कर रहे हैं, विपक्षी दलों के सांसदों को बोलने नहीं दे रहे हैं, सरकार की तरफ झुके हुए नजर आ रहे हैं, तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस आ सकता है। ये तो संविधान में ही लिखा हुआ है।
तो अगर विपक्षी सांसद संविधान द्वारा उन्हें दिए गए अधिकारों का प्रयोग, सदुपयोग और उपयोग करते हैं, तो उपराष्ट्रपति पद पर बैठे व्यक्ति उनके संवैधानिक अधिकारों पर सवाल उठा देते हैं, भारतीय संविधान की तरफ उंगली उठा देते हैं, कई तरह के बहाने बनाते हुए नजर आते हैं। यहां तो मसला सीधा सा था कि भेदभाव से त्रस्त थे, भेदभाव का आरोप लगा रहे थे, उनमें विश्वास खत्म हो गया था, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था। अब उसमें स्पेलिंग गलत हो, उसमें तथ्य गलत हो, उसमें शब्द गलत हो, इससे बड़ी बात ये थी कि आप पर विपक्षी दलों का अविश्वास था और आपको उस अविश्वास का सामना करना चाहिए था, आपने नहीं किया। उसको शब्दों का आडंबर बनाकर, बहानेबाजियों का आडंबर बनाकर आपने खारिज कर दिया, जो कतई नैतिकता के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है। तो ये तमाम बातें हमने आपके सामने रख दी कि किस तरह से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मोदी सरकार को चेतावनी भी दे रहे हैं, सलाह भी देते हुए नजर आ रहे हैं, विपक्षी दलों पर हमला भी बोल रहे हैं, लेकिन उनकी नजर कहीं और है। 7 राजनीतिक दल बदल कर भाजपा में आए हैं, शायद ही इस देश की कोई राजनीतिक विचारधारा हो जिसको उन्होंने छोड़ा हो। तो अब उनकी नजर 2027 पर है और मैं इसलिए कह रहा हूं कि बार बार जैसे जैसे वो समय नजदीक आता चला जाएगा, जैसे जैसे उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का चुनाव का समय नजदीक आता चला जाएगा, शायद जगदीप धनखड़ साहब इससे भी कड़ी और कठोर बयानबाजी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उन्हें संसदीय लोकतंत्र से मतलब नहीं है, उन्हें संवैधानिक परंपराओं से मतलब नहीं है, उन्हें राज्यसभा की नियमावली से मतलब नहीं है, मतलब 2027 से है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।